तो ये चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, इसमें देख लेते हैं। तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर सिर्फ हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जीरो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस टाइप। ठीक है, ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है। On the basis of rate, chemical reactions are divided into three parts: fast reactions, very slow reaction, moderate reactions। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये आता नहीं कभी एग्जाम में, इंट्रोडक्शन है इसीलिए कभी नहीं आएगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे N2O5 का डिकम्पोजिशन दे रखा है, तो जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है तो पी ब्लॉक में हम इनको पढ़ते हैं। तो हो सकता है कि इक्वेशन लिखने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्वेश्चन में ये बोल दे कि डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 हो रहा है, और क्योंकि ये पी ब्लॉक से रिलेटेड है ना, वो ये चाहता हो एग्जामिनर कि हमें पी ब्लॉक की रिएक्शन याद हो, उसी से हम ये रिएक्शन लिखें और उसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसके अंदर हो जाएगी +4। तो +5 वाले को +4 में कन्वर्ट करना, डिकम्पोजिशन हो रहा है, +5 से +4 में जा रहा है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करवा देना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद यही था इसमें, तो खैर ध्यान रखने वाला। फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर RCOR, हाइड्रोलिसिस, मान लो इसके ऊपर वाटर भी डालते हैं तो HOH डालते हैं, तो RCOOH निकल जाएगा और RO और OH आ जाएगा, तो ROH आ जाएगा। तो हमारे पास इस केस के अंदर दो एसिड आ जाएंगे, एक RCOOH और दूसरा ROH, एसिड नहीं अल्कोहल। बट यहाँ पर जैसे सॉल्ट दे रखा है तो H की जगह Na आ गया, तो RCONA सॉल्ट बन गया। सिंपल है ये बस। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। COCl2 के बारे में हमने पढ़ रखी थी, फॉर्जीन होती है, वैसे ही एक गैस होती है NOCl2। अब यहाँ से देखो हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर ये ग्राफ दे रखा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन दे रखा है वाई एक्सिस पे, वैसे वैसे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, या फिर चेंज इन टाइम। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। प्लस ये प्रोडक्ट के लिए होगा, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज आना चाहिए मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। प्लस ये प्रोडक्ट के लिए होगा क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है और इनिशियल प्रोडक्ट तो था ही नहीं। और ये माइनस सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के लिए होगा, क्योंकि फाइनल कम है, रिएक्टेंट कम होता गया, प्रोडक्ट बढ़ता गया, और इनिशियल ज़्यादा है, तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगा वो माइनस आएगा, और माइनस माइनस न्यूट्रलाइज कैंसिल होकर प्लस आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना? Here positive sign represents the concentration of product increases with increase in time, and negative sign represents the concentration of reactant decreases with increase in time। जो मैं अभी बता रहा था वही बता दिया, बट the numerical value of rate of reaction is always positive। ठीक है, अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, वही बात आ गई। अब हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है ये रिएक्टेंट की दे रखी है इन्होंने, ठीक है, इसीलिए हमने माइनस लगा दिया। वही भी पूछ सकता है कि जैसे अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखी है या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और रिएक्टेंट क्या है तो आगे माइनस आ जाएगा, प्रोडक्ट है तो आगे प्लस रहेगा। ऐसे सवाल पूछ सकता है। इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट पे, तो DA/DT हो जाएगा। अब आते हैं फॉर केमिकल रिएक्शन। अगर ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और रिएक्टेंट के केस में आगे माइनस आएगा, जैसे कि हम पीछे बात कर रख चुके हैं, क्योंकि इसकी फाइनल वैल्यू कम है ना, और अगर चेंज की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल, कम में से ज़्यादा को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पर है। इसमें मेन चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रखी है, तो रे इन सब से जो भी है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इन सब से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, बस उसका रेट
जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करिए इसमें, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और आगे माइनस लगा दो। ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकल में ये दे, वो सिंपली फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो उसमें प्लस माइनस में वो खेल सकता है। तो रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाना है आगे, और प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाना है, सिंपल सी बात है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन होता है आर, और ये होता है चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कंसनट्रेशन, चेंज इन कंसनट्रेशन सेम होता है, कंसनट्रेशन होता है मोल, और नीचे टाइम है तो सेकेंड इनवर्स, तो मोल पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्योंकि कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर होती है ना, जैसे जैसे मोलारिटी की बात करें, तो मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर अगर ml में बात करें तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ गई। हो सकता है कि वो ये सब देने की बजाय हमें प्रेशर आर और टी की फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट कर दे, तो कंसंट्रेशन को रिप्लेस करना है एन अपॉन वी को पी बाई आर टी से, तो पी बाई आर टी आ जाएगा इसकी जगह। सिंपल है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, या फिर बोला जाए कि रेट ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि ए के कंसंट्रेशन में चेंज ए के रेट को ही बोलेंगे, डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आगे माइनस रिएक्टेंट है इसीलिए लगाया, ऐसे बी डिवाइडेड बाय 3 4, सी डिवाइडेड बाय 4, डी डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इसके आगे 1 है। अब क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए दे रखा है, देन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो सिंपल है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए दे रखा है और रिएक्शन ये रखी, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 दे रखा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए सेम हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। अब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी पूछ लिया, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाय उसका क्वेश्चन 3। अब दोनों की वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे ना, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी आ जाएगा, जो कि पूछ रखा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास सेकंड का आंसर आ गया। अब सी के लिए बात करें तो वही सेम केस कि रेट ऑफ रिएक्शन या फिर ए अपॉन 1 इक्वल्स टू सी के लिए सी अपॉन 2, तो इसके रेट से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। ऐसे हम सिंपली सॉल्व करना है इनको। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जितने भी जो हमने फॉर्मूले लगाए हैं उसमें रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं जब हम, तो उसके अंदर हम कंसंट्रेशन लेते हैं, ठीक है ना, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो केजी की फॉर्म में दे रखा है, ना कि मोल पर लीटर की फॉर्म में, तो हमें पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसको जैसे ये हमारे पास केजी पर मिनट में दे रखा है, हमें इसे कन्वर्ट करना है मोल पर मिनट में, ठीक है। तो मोल्स का हमें फॉर्मूला पता है, मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट या फिर मोलर मास, ठीक है। तो मोल्स आ जाएंगे, इसका जैसे ये दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻³ के जी दे रखा है, और जो मोलर मास लेते हैं ग्राम में लेते हैं, तो के जी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। O2 का मोलिकुलर वेट होता है 32, 1 पॉइंट हटाया नीचे 10, ये वाले नीचे 4 आ गए, ये गया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.1, ठीक है। अब कैलकुलेट रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ CO2। O2 का दे रखा है, O2 का रेट डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल्स टू CO2 का रेट डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हमें पता चल गया, मोल्स की फॉर्म में ही लिखना है, 0.1 मोल पर मिनट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे लाके, तो CO2 का रेट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो 0.2 मोल पर मिनट इसका रेट आ गया। अब इसका अगर डेटा हमें
सेम यूनिट में चाहिए केजी में, तो मोल्स को हम वेट में कन्वर्ट कर देंगे इसी वाले फॉर्मूले से। मोल्स हमारे पास 0.2 आ गए, वेट निकालना है, मोलर मास CO2 का कितना होता है 12, 16 और 16 32, तो 4 4 44, तो वेट आ जाएगा 0.8, ये ग्राम में आया क्योंकि मोलर मास भी ग्राम में लिया था। केजी में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, केजी आ जाएगा। यही हमारा आंसर चला गया 8.8 kg/min। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है बस, ठीक है, बस मोल्स के टर्म्स में होना चाहिए, क्योंकि जब कंसंट्रेशन लिखते हैं मोल्स के टर्म्स में लिखते हैं, मोल पर लीटर, ना कि वेट की फॉर्म में। तो पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल्स में, फिर रिएक्शन में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे उनके मोल्स को, कि कितने मोल्स, जैसे 1 मोल CO2 से 2 मोल CO2 बनते हैं, 1 मोल O2 से 2 मोल CO2 बनते हैं, तो हमारे पास जितने हैं उतने से कितने बनेंगे, ठीक है। फिर इसके मोल्स आ जाएंगे, फिर मोल्स इक्वल्स टू मोल वेट अपॉन मोलर मास से हम उसका वेट निकाल लेंगे, सिंपल। द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ X दे रखा है इक्वल्स टू R1, ठीक है, और रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Y भी दे रखा है, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन दीज टू। तो x का रेट डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल्स टू y का रेट डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। x का रेट दे रखा है R1, y का रेट दे रखा है R2, तो R1/R2 कितना आ गया 4/3, ये दे रखा है छुट्टी। सेकेंड क्वेश्चन, डिसोसिएशन ऑफ SO3, इनिशियली 40 ग्राम SO3 प्रेजेंट इन 100 ml कंटेनर आफ्टर 10 मिनट्स। तो इसने हमें वेट दे रखा है, वॉल्यूम भी दे रखा है, तो हम इसी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे इजीली, ठीक है। इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। डिसोसिएशन ऑफ SO3, देखो पी ब्लॉक में हमने H2SO4 की प्रिपरेशन का प्रोसेस पढ़ा था। SO2 में हाफ O2 डालते हैं तो SO3 बनता है। ये इसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन है, SO3 का रिकॉम्पोजिशन, SO2 बनेगा और O2 निकलेगा, दैट इवन हाफ। 40 ग्राम SO3 डिवाइडेड प्रेजेंट इन 100 ml कंटेनर, मतलब सॉल्यूशन 100 कंटेनर। 40 ग्राम, इसकी अगर हम मोलारिटी निकालें तो इसका वेट हो जाएगा सल्फर का 32, 16 ऑक्सीजन का इंटू 3 48, 10 80, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, ये गया यहाँ पे बचा 10, ये गया 2 टाइम्स, ये बचा 5, तो यहाँ पे 5 मोल थे इसके इनिशियली, यहाँ पे 0 0 था। आफ्टर 10 मिनट्स, t इक्वल्स टू 10 मिनट्स बाद, यहाँ पे 5 माइनस एक्स हो गया, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर हाफ x हो गया। 6.4 ग्राम SO2 वॉज फाउंड, ये जो है वो 6.4 ग्राम था। 6.4 ग्राम का मतलब क्या होता है, इसके अगर हम मोल्स निकालें, ठीक है, या फिर ये तो मोलैरिटी निकाला ना हमने, ये इसके मोल्स निकालने चाहिए, सिर्फ मोल्स फिलहाल, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ना इसमें हम मोल्स के टर्म्स में बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ SO2 रिएक्ट करेगा हाफ मोल ऑफ O2 से, तो 1 मोल ऑफ SO3 बनेगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे मोलैरिटी को छोड़ दो, तो वॉल्यूम वाला हटा दो, तो इसके हाफ मोल्स हैं हमारे पास, ठीक है। एक्स की वैल्यू, ये कह रहा है कि 6.4 ग्राम SO2 बना था, तो ये भी मोल्स में मोल्स निकालेंगे तो 6.4, इसका मास जोड़ेंगे तो 64 आएगा, तो जो एक्स की वैल्यू है वो 0.1 आ गई। ये था 0.5 माइनस 0.1, तो 0.4, तो इनिशियली था SO3 0.5, बाद में बचा 0.4, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो चेंज इन, देख लेंगे ये मोल्स कितना है 0.1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर लेते हैं, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो गया हमारे पास, चेंज इन कंसंट्रेशन। टाइम की बात करें तो 10 मिनट, 1 पॉइंट हटा के नीचे 2, नीचे 4, 3 से 3 गए तो 0.4,
अब ये मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स आंसर आ गया, और यही आंसर हमारा इसमें दे रखा है। इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए दे रखा है, माइनस इस लगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है। रेट ऑफ एसोसिएशन या फिर अपेयरेंस ऑफ बी दे रखा है, यहाँ पे प्लस इसीलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट है। ये सब रेट दे रखे हैं, रिलेशन निकालना है। तो ए का रेट डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू बी का रेट डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू सी का रेट डिवाइडेड बाय 5। वजह से किसके बराबर है? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। इनमें रिलेशन पूछ लिया। अब रेट से इसको रिप्लेस कर दो, ए की पावर 3 सब में है तो सब कट जाएगा। तो k1/3 इक्वल्स टू k2/4 इक्वल्स टू k3/5 आ गया। अब जो निकालना है, इन दोनों रिएक्शंस को इक्वल कर लो, फिर इन दोनों को रिएक्शंस को इक्वल कर लो, चाहे इन दोनों को इक्वल कर लो, सबके बीच में रिलेशन इस तरह से आ जाएगा। अब ये रिएक्शन दे रखी है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ठीक है। इनिशियल ये 8 मोल पर लीटर था, t इक्वल्स टू 10 मिनट्स पर 3 मोल पर लीटर हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 3। अभी जो ये पीछे वाला क्वेश्चन था, ये वाला, इसके अंदर एक गलती हमने कर दी थी, पर उस गलती से इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसमें हमने, देखो, जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात आई ना, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO3 माइनस में, ये तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO3 निकाला था हमने, ठीक है ना। बट डिवाइडेड बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी करना था, डिवाइडेड बाय 1। ऑल्दो इसमें 1 था, इसीलिए इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा। बट इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया सिंपली, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें ये दे रखा है। रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से आएगा। सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और नीचे 3 भी है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भी खास ध्यान रखना है हमको। अगर देखो इक्वेशन दे रखी है, तो इक्वेशन में हमें रेट ऑफ एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कुछ नहीं दे रखा, ऐसा होगा नहीं, कभी कुछ नहीं दे रखा होगा, वो जो हमने डिफाइन पढ़ी थी रेट ऑफ रिएक्शन की, ये वाली डिफाइन, ये तो अभी बेसिक पढ़ने के लिए पढ़ी थी, और जैसे आगे गए हमने ये चीज़ देखी, रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है, और ऐसे क्वेश्चन में ही अप्लाई होता है ये, ठीक है। तो 1/3 आ गया, और इसी कंसनट्रेशन में चेंज कितने का आया? 3 मोल्स का, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 10। इसको काटा तो ये आ गया 0.1। यूनिट्स देख लो, कंसनट्रेशन की 3 मोल पर लीटर, और टाइम था मिनट्स में, तो मिनट इनवर्स, यही आंसर दे रखा है। अब रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ, उसने सी पूछ लिया, तो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सी, रेट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। ये कितना है? चेंज इन कंसंट्रेशन 3 अपॉन टाइम 10, यहाँ पे 3 इक्वल्स टू रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये क्या 5 टाइम्स। तो रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सी आ गया 1/5, ऊपर 10 नीचे 10, ये गया 2, 0.2 यूनिट मोल पर लीटर पर मिनट। इस तरह से सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दे रखी है, 2A गिव्स B प्लस 3C। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है ए की, T इक्वल्स टू 10 मिनट पर, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर इज 12 मोल पर लीटर। आफ्टर 10 मिनट्स, इनिशियली 10 थे, -2x हो जाएगा, यहाँ पर x और यहाँ पर 3x, इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन, मिक्सचर की कंसंट्रेशन 12 दे रखी है, तो ये 12 की इक्वल कर दिया। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 10 + 2x इक्वल्स टू 12।
क्योंकि हो गया 4x, यहाँ पे -2x, तो 10 + 2x = 12, ये उधर जाएगा। 12 - 10 2 हो गया, 2/2 x = 1 आ गया। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की बात जैसे ही आई तो सबसे पहले चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए देख लेते हैं। इनिशियली 10 था, बाद में बचा कितना, 10 - 2x, x की वैल्यू 1 है तो 8 बचा। तो चेंज कितने का है, 2 का। 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा उसको, 10 मिनट, डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया 0.1 मोल लीटर -1 सेकेंड मिनट -1। अब वो रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सी की बात कर रहा है, तो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, रेट ऑफ डिसोसिएशन मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। ठीक है, ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन 2 का है, टाइम कितना लगा 10, नीचे 2 दे रखा है, इक्वल्स टू रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सी पूछा डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, ये गया। तो रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सी आ गया हमारे पास 0.3 यूनिट, वही मोल पर लीटर पर मिनट। ऐसे सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमसे। ये बता दिया है, अब आके के खुद करो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जंप करते हैं। द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन, रेट लॉ की बात करते हैं। रेट लॉ होता क्या है? द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। ठीक है, जब हम रेट लॉ की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा टी है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, या फिर बोला जाए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, जो रेट लॉ की डिफाइन है ना, वो है कुछ ऐसे। द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, विच आर रेस्ड टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन द गिवन कंसंट्रेशन। ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ए और बी यहाँ पर रिएक्टेंट्स है, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी। अब ये जो एक्स है ना, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है। ये जो एक्स है ये एम भी हो सकता है या फिर कोई और वैल्यू भी हो सकती है। इसको बोलते हैं हम ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आर इक्वल्स टू के, ए की कंसंट्रेशन रेज टू सम पावर बी की कंसंट्रेशन रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन। ठीक है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर थियोरेटिकल होता तो थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हम बता ही नहीं सकते थे ना। जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें जो रिजल्ट थे वो मैच नहीं हो रहे थे। जैसे हमने जब रिजल्ट जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर हमने m1 टाइम्स ए लिया और एम जो ये जो था रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें जो पावर थी उसकी वैल्यू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाली हमारी रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो आंसर मैच नहीं हो रहा था, कुछ और आ रहा था। ठीक है ना, जरूर मतलब कुछ रिएक्शंस में कुछ और आ रहा था, कुछ रिएक्शंस में यही आ रहा था, इसलिए तो बोला है इट इज द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये जैसे रिएक्शन दे रखी है तो इसकी पावर कुछ और होगी, बट जो मास एक्शन का लॉ है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो पावर है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही होगी। ठीक है, तो इतना डिफरेंस हमें बस ये समझ में रख के चलना है, क्योंकि ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसने थ्योरी के अकॉर्डिंग अपनी हाइपोथेसिस दे दी, हाइपोथेसिस दी, उसे एक्सेप्ट कर लिया, थ्योरी बना दी। रेट लॉ है, इट कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर स्लो रिएक्शंस बिकॉज
दे आर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। जो स्लोएस्ट रिएक्शन है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं। तो इसका सार यही है, ये वाला। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट आ जाता है, वो होता है स्मॉल के। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, देखो रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट बट नॉट ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ के इक्विलिब्रियम उस पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो के इक्विलिब्रियम होता है, के इक्विलिब्रियम वो होता है जैसे ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी। वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये होता है के इक्विलिब्रियम। और अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के केस में रिवर्सिबल रिएक्शन से आती है, फॉरवर्ड के लिए के वन है और बैकवर्ड के लिए के टू है। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम हो जाएगा के वन बाय के टू। ये तरीका होता है लिखने का। बट जो हमारे पास रेट लॉ है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है ना, तो मतलब रेट जो लॉ है, जो हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शंस है, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी के लिए। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम रिएक्टेंट की टर्म से बात करते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग। बट जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, उसमें ऊपर प्रोडक्ट आता है, नीचे रिएक्टेंट आता है। ठीक है, मतलब पहले प्रोडक्ट आ जाता है। इस चीज़ का हमें बस डिफरेंस देखना है। और रेट कांस्टेंट गांठ बांध लो, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट बट नॉट ऑन कंसंट्रेशन। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो रेट कांस्टेंट, देखो रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर। जो रेट कांस्टेंट है, इट इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन। अब रेट डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन के ऊपर। हमने लिखा था ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच आर रेज्ड टू सम पावर व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स इन गिवन केमिकल इक्वेशन। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, तो इनका जो रेशियो था वो तो कांस्टेंट ही था ना। तो जो के है, रेट कांस्टेंट है, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट बट नॉट ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पर सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर कैसे डिपेंड करता है, वो भी हम आगे आने वाले टॉपिक में देखेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनका जो फॉर्मूला देखेंगे, उसके अंदर साफ साफ दिख रहा होगा कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल पर लीटर वन माइनस एन टी माइनस वन। मोल पर लीटर वन माइनस एन टी माइनस वन, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो के की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर वन माइनस जीरो, तो ये वन ही आ जाएगा, तो मोल पर लीटर और टाइम माइनस वन। तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, उसमें के की वैल्यू दे रखी है कुछ, तो हमें उसकी यूनिट से पहचानना पड़ेगा कि वो कौन सा टाइप का रिएक्शन है। ठीक है ना, कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले अलग होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले अलग होते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता तो वन माइनस वन जीरो हो जाता, तो उस केस के अंदर रेट कांस्टेंट की जरूरत होती है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम इनवर्स हो जाती है, फॉर एग्जांपल सेकंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स। तो हमें जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में परोस के दे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमें उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट से भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो एन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये जो हमारे पास रेट लॉ था, इसके अंदर जो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, उनकी जितनी भी पावर है, उन सबको ऐड कर दो। ठीक है, अब वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। वो हो जाएगा हमारा ऑर्डर, और वो यहाँ पर आएगा। तो के की यूनिट होगी मोल पर लीटर वन माइनस एन टी माइनस वन। एन है ऑर्डर। मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर भी दिया हो सकता है, अंडरस्टूड बात है ये तो। ठीक है,
अब मान लो जैसे ये रिएक्शन दे रखी है ए एक्सिस में, ठीक है, तो ए की कंसंट्रेशन पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो एक्सिस में है, ठीक है ना। जैसे रेट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई है, तो ये रिएक्टेंट्स होंगे, ए और बी कंबाइन हो गए। जब बी पूरा ए से कंबाइन हो जाएगा तो उसके बाद रिएक्शन रुक जाएगी। अब मान लो ए एक्सेस में ये बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, चाहे जितना मर्जी बी कंबाइन कर ले। मान लो ये 0.1 मोल है और ये 10 मोल पड़ा हुआ है, तो इसके साथ मान लो दोनों का रेशो 1:1 है, ठीक है। इसके मोल्स एक हैं, इसके मोल्स भी एक हैं, तो 0.1 इसका कंबाइन होगा इसके साथ, तो इसका सिर्फ 0.1 ही लगेगा ना, 9.9 तो वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, तो इसी कंसंट्रेशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको भी हम कांस्टेंट मान कर चल लेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम रेट कांस्टेंट के साथ कंबाइन कर देंगे, ठीक है। इफ़ ए इन एक्सेस, तो इसको भी हम रेट कांस्टेंट के साथ कंबाइन कर देंगे और नया रेट कांस्टेंट मान देंगे के डैश इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, इस तरह से। और हम बोलेंगे कि इसका जो ऑर्डर है ना वो ज़ीरो है। अब क्यों ज़ीरो है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना रेट, क्योंकि उसी कंसंट्रेशन तो चेंज ही नहीं हो रही, वो तो एक्सिस में पड़ा हुआ है। आगे बात समझ में? तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया कि रिएक्टेंट में दिस सो एंड सो इज प्रेजेंट इन एक्सेस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे रेट लॉ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। और उसके इसके अंदर ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा के डैश, इसकी वैल्यू ज़ीरो डाल देंगे और इसको उड़ा देंगे हम। खैर इतना डिफ़िकल्ट कभी आता नहीं, तो इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, वो सब लिखा हुआ ही आता है अपने आप से। ये जो अभी बताया इसको, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट कभी नहीं आता। अब ये रेट की हमारे पास ऑर्डर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको देखते हैं हम। इनको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको हम अगली वीडियो में करते हैं।